हेलो एवरीबॉडी। सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए इस सफ़र में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कांस्टेंट वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले हम लोग डेटा टाइप्स की चर्चा करेंगे। डेटा टाइप्स इज़ अ मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रोग्रामिंग। इसके बिना आप प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताना होता है कि हम किस तरीके के वैल्यू पर काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप है वो दो तरीके का है, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक जहाँ पर हम सिंगल कैरेक्टर यस और नो के रूप में लेते हैं, और स्ट्रिंग जैसे किसी का नाम कुछ भी हो सकता है, इसके लिए हम लोग सिंगल कैर का इस्तेमाल करते हैं, CHER। दूसरा है न्यूमेरिक जिसमें इंटीजर, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल है। डबल एंड लॉन्ग डबल फ्लोट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है। इंटीजर और फ्लोट को समझ लेते हैं। इंटीजर होल नंबर जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के किसी भी कम्बिनेशन को ले सकते हैं, चाहे 10, 100, 1000 जिस रूप में भी लेना चाहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोट में जनरली हम लोग डेसिमल पार्ट को लेते हैं। डेसिमल पार्ट कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी प्राइस को लेना है 12 रुपये 75 पैसा, तो 12.75 हम यूज़ करेंगे। तो उन सभी जगहों पर हम फ्लोट का यूज़ करते हैं। डबल, लॉन्ग डबल जो हमारा है, ये बेसिकली हम यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेशन के वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो बड़े न्यूमेरिक में हो सकते हैं, उन सभी को लेते हैं। तो इन सभी में सबसे पहले अगर हम कैरेक्टर को देखें तो कैरेक्टर सेट को देखना होता है, क्योंकि कैरेक्टर सेट इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। इसमें अल्फ़ाबेट कैपिटल A to Z एंड लोअर केस A to Z इसका इस्तेमाल होता है। न्यूमेरिक में 0 to 9। स्पेशल कैरेक्टर में आपका फुल स्टॉप, कॉमा से लेकर के डॉलर साइन तक के जितने भी आते हैं वो सारा कुछ आपका आता है। ये सारे मिल करके आपके कैरेक्टर सेट को बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें न्यू लाइन, ब्लैंक स्पेस, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड, हॉरिजॉन्टल टैब, इन सभी का भी इस्तेमाल होता है। तो ये सारा आपका एक हिस्सा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चल रहा है। दूसरा आइडेंटिफायर, जैसा कि हम लोग जानते हैं आइडेंटिफायर एक नाम होता है। तो यहाँ पर जो भी हम नंबर लेते हैं या वैल्यू लेते हैं, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल या कांस्टेंट का, एक आइडेंटिफायर का इस्तेमाल करना होता है, जो वेरिएबल कांस्टेंट के रूप में होता है। तो इसके नेमिंग के लिए हम लोग कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर में अंडरस्कोर है, इसका इस्तेमाल करते हैं। 0 to 9 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपर लेटर, लोअर लेटर, जिसका भी इस्तेमाल करना चाहो आप ले सकते हो। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि हाउ टू डिफाइन अ वेरिएबल। अब आप देखिए यहाँ पर जो आपको दिखलाया जा रहा है, इसमें हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द इनवैलिड आइडेंटिफायर और उसके रीजन क्या है। देखिए यहाँ पर जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहली बात कि हम कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपके पास 32 कीवर्ड्स हैं, और इन 32 कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप खुद के लिए, मतलब किसी भी वेरिएबल के नेम, फाइल का नाम, क्लास का नाम, फंक्शन का नाम, आप वहाँ पर नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे सर्कल है, रेडियस है, अमाउंट है, नंबर्स है, इस तरीके के आइडेंटिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे एग्जांपल में दिया मैंने कि 1A एक इनवैलिड आइडेंटिफायर है, कारण कि किसी भी नाम का स्टार्ट 1 से नहीं, यानी नंबर से नहीं हो सकता है। जैसे 1 रमेश नहीं हो सकता है। अगर हमारे क्लास में एक ही नाम का 2-3 बच्चा है तो हम ऐसे नहीं लिखते हैं कि 1 रमेश, 2 रमेश, 3 रमेश। जब भी होता है रमेश 1, रमेश 2, रमेश 3, तो ये ध्यान में रखना है कि नंबर पहले कभी नहीं आएगा। जैसे रमेश हमें लिखना है तो RAM लिखने के बाद कॉमा ESH नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि वहाँ पर कॉमा ऐसे वेरिएबल के बीच में होना चाहिए, डेफिनेशन के समय में यूज़ किया जाता है, लेकिन वो नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसा जो वैल्यू है जिसकी वैल्यू को हम नहीं बदल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट, जिसमें /n, /t, /f, /b, /r, डबल स्लैश, डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड /0, जिसे हम नल कहते हैं। इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, जस्ट आपके सामने में आएगा। इसका काम क्या है, इसके मीनिंग क्या है? ये फिक्स कांस्टेंट है, यानी कि ये प्री डिफाइन है। आपके कंपाइलर के साथ ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मिलेगा। जब भी आप C स्टार्ट करेंगे उसमें आपको मिल जाना है। तो जब भी आप मान लीजिए कि किसी भी कंटेंट को 2 भाग में लिखना चाहते हैं, या कंटेंट को नए लाइन से लिखना चाहते हैं, तो /n का इस्तेमाल करेंगे। 2 वर्ड के बीच में हमें स्पेस चाहिए, जैसे नेम एंड रोल के बीच में हमें स्पेस चाहिए, तो हम /t का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका टैब का काम करता है, 8 कैरेक्टर का डिस्टेंस बनाता है। फॉर्म फीड, जब आप प्रिंट लेना चाहते हो
बी जो है सो बैक स्पेस का काम करता है, मतलब कि अगर हमें कहीं पर ब्लैंक स्पेस नहीं देना है तो स्लैश बी अगर यूज़ करेंगे तो वापस हमारे कैरेक्टर को पीछे की ओर देगा। तो इस तरीके से सारे एग्जाम्पल्स को आप यूज़ करके भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के रूप में, प्रोग्राम के रूप में। तो ये देखिए मैंने आपके सामने में जो प्रोग्राम रखा है, इस प्रोग्राम को आसानी से आप देख करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर स्लैश एन स्लैश टी के आगे में डबल स्लैश का यूज़ किया है, जो कि डबल स्लैश का यूज़ करने से क्या होता है कि पहला स्लैश इग्नोर होता है और सिंपल वे में आपके सामने में रिजल्ट आता है। देखिए रिजल्ट में देखिए स्लैश एन स्लैश टी स्लैश बी स्लैश है, फिर स्लैश इन्वर्टेड कोमा है, डबल और सिंगल भी है। तो इन सभी को मैंने दिखलाया कि देखिए डबल स्लैश के साथ आप यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो ओरिजिनल इफ़ेक्ट है वो रुक जाता है। उसी तरीके से नीचे में देखिए मैंने थोड़े से स्पेस के साथ एग्जाम्पल लिखा है और एग्जाम्पल के बाद में मैंने कुछ और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं, बैक स्पेस का भी है, इन्वर्टेड कोमा सिंगल का भी है। तो इसको देखने के लिए 1 सेकेंड जरा सा प्रोग्राम पर आते हैं। तो प्रोग्राम के इस भाग में आप देखो एग्जाम्पल जो है सो 8 कैरेक्टर का है। मैंने रमेश लिखा है, उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस और स्लैश टी का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर मैं एक और ब्लैंक स्पेस बढ़ाता हूँ, मतलब कि 2 कैरेक्टर को बढ़ा रहा हूँ। रमेश में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है और आप देखो कि अब जैसे ही रमेश 8 कैरेक्टर का बनता है तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। आप देखोगे 8 कैरेक्टर कंप्लीट है, आप इसे खुद से भी मेजर करके देख लेना। चलिए वापस प्रोग्रामिंग कोड में आते हैं और यह देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसी तरीके से बैक स्पेस के लिए भी हम देखिए कर्सर मूव कर रहा है, माउस के साथ आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर मैंने ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, लेकिन इसके रिजल्टेंट में आप पाएंगे कि स्पेस नहीं है, वह आपका बगल में आया हुआ है। चलिए देखिए बैक स्पेस जो है इस जगह पर के की जगह पर आप देख सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाउ टू वर्क ऑल दीज कॉन्स्टेंट कैरेक्टर्स। इसके आधार पर आप ये भी जान जाओगे कि इसे यूज़ करने से क्या होता है। जैसे अगर हमने इसे हटा दिया, सिंगल कर दिया, तो देखिए आप यहाँ पर बैक के पास क्या होता है, BSC के आपके सामने में आ रहा है, ब्लैंक स्पेस नहीं आ रहा है। मगर जैसे मैंने डबल दिया था तो क्या हो रहा था कि के भी आपका रिमूव हो रहा था। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर 1 सेकेंड हटा दिया है बैक स्पेस के लिए स्लैश बी का, देखिए ब्लैंक स्पेस आपके सामने में है। तो इस तरीके से आप किसी भी एग्जाम्पल्स को बार बार देखेंगे और उसे यूज़ करेंगे और यूज़ करके अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे ये सारे जो कांस्टेंट कैरेक्टर्स हैं किस तरह से वर्क कर रहे हैं। तो सारे का एग्जाम्पल आप पॉज कर सकते हैं और पॉज करके आप अपने तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग क्या सीखेंगे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट कहने का मतलब हो गया कि किसी भी वैल्यू को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में होल्ड करते हैं। देखिए सी में थोड़ा सा सीखना थोड़ा सा शुरू में अजब लगता है, लेकिन जब आप इस पर काम करने लगोगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो जैसे मान लिया जाए कि आपने लिखा ABC और डबल इन्वर्टेड कोमा में है, तो वहाँ पर आप लेंथ आपको 3 दिख रहा है, लेकिन वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 होगा क्योंकि उसका एंडिंग हमेशा नल वैल्यू से होता है और नल वैल्यू /0 से माना जाता है। ये क्यों होता है फिर हम लोग आगे के प्रोग्राम में इसकी चर्चा करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया है कि अगर हमने हर्ष लिखा है तो हर्ष का जो इंटरनल साइज़ होगा, जिसका रियल साइज़ होगा, वो हर्ष नल 0 के साथ होगा। तो ये मेमोरी में 5 नहीं 6 कैरेक्टर का जगह लेगा। तो इस तरीके से जब भी हम किसी वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कोमा, इवन कि अगर हम नंबर को भी इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दें तो वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास आता है इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें 0 to 9 आपके पास तो है ही, जो प्लस और माइनस यानी नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं। दूसरा हमारा ऑक्टल होता है, ये 0 to 7 के बीच होता है, लेकिन इससे लिखने के लिए हम किसी भी वैल्यू के आगे में 0 लगाते हैं। हेक्साडेसिमल के लिए हमारा जो बेस है वो 16 है और इसके लिए हम 0 के साथ x का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एग्जांपल भी जस्ट आपके सामने में आएगा। इसके अलावा हमारे पास रियल यानी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि फ्लॉट में हम जनरली पॉइंट वैल्यू को लेते हैं, जैसे 12.75, 0.95 या पाई का जो मान है मोस्ट इम्पोर्टेंट 3.14 का आप इस्तेमाल करते हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पर
इसके साथ साथ रियल में आपको मिलता है साइंटिफिक नोटेशन के लिए। जैसे मान लो कि हम 2.1 E3 लिख रहे हैं, इसका जो मान होगा वो होगा 2.1 × 10⁻3, यानी कि आप वहाँ पर 2100 को नोट कर रहे हो। तो इस तरीके से आप साइंटिफिक नोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थे कुछ हमारे कांस्टेंट। आपने देखा नंबर कांस्टेंट, ऑक्टल कांस्टेंट, हेक्साडेसिमल कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, और इन सभी का एग्जाम्पल हम आपको प्रोग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रोग्राम को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे करेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर CH का इस्तेमाल किया हुआ है। इसके अलावा इसमें मैंने एक लाइन और आपके लिए जोड़ देते हैं जो कि स्ट्रिंग को समझाने के लिए अच्छा होगा। इसका भी डेटा टाइप कैर ही होगा। इसमें मैंने C के साथ हार्ड ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि स्ट्रिंग के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। एरे क्यों आता है आगे चल के हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैंने सारथी लिखा है, फिर x का मान दिया है, और यहाँ पर सभी जो वैल्यूज़ हैं उन सभी के आउटपुट के लिए आप देखोगे कि वैल्यू के साथ मैंने उसमें वेरिएबल का नाम और साथ ही साथ उसके स्पेसिफायर का भी इस्तेमाल किया है। ये क्यों आता है इस पर भी हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल इसको ये जान लें कि सारे का वैल्यू मैंने दे दिया है, वो सभी का एक %C, %S, %D, %F, परसेंट के साथ O और परसेंट के साथ X का इस्तेमाल किया है। O 0 ऑक्टल नंबर के लिए और X हेक्साडेसिमल के लिए। आप देखिए कि मैंने वहाँ पर ऑक्टल के लिए 101 और हेक्सा के लिए 41 यूज़ किया था। अगर हम वहाँ पर से 0 हटा दें और उसके स्पेसिफायर में किसी तरह का मॉडिफिकेशन ना हो, जस्ट आप माउस पॉइंटर मूव किया मैंने, वहाँ पर आपको उसे इरेज करके दिखला देते हैं कि इससे आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बिठा करके। देखिए मैंने इसे डिलीट कर दिया और इसे डिलीट कर दिया। अब ज़रा सा आप देखिए यहाँ पर 101 145 यानी गार्बेज में नज़र आ रहा है, और 41 जो है वो 29 में नज़र आ रहा है। कहने का मतलब हुआ गया कि जो रिजल्टेंट है उसके लिए आपको उसके स्पेसिफायर को, उसके आइडेंटिफिकेशन को यूज़ करना है। तो ऑक्टल के लिए हमेशा किसी भी वैल्यू के आगे 0 देना है, और हेक्साडेसिमल के लिए आपको 0 के साथ x का, स्मॉल x या कैपिटल, वो आपकी चॉइस पर है, उसका मीनिंग आपको बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आप यहाँ पर जितने भी डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंटीजर और फ्लोट, इन सभी का मैंने आपको दिखला दिया। और हेक्साडेसिमल कांस्टेंट और ऑक्टल कांस्टेंट, इसको भी आपने देख लिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप चाहोगे तो प्रोग्राम रोक करके नोट करके आप उसे रन करा लेना। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? Basically, variable just like a container that can hold value at the time when your program is running। जब आप प्रोग्राम को चला रहे होते हो तो वहाँ पर आपके द्वारा लिए गए वैल्यू को तब तक रखता है जब तक कि आप उसे यूज़ कर रहे हो। आप इसे छोटे से एग्जांपल के रूप में समझ सकते हो। जैसे आप मूवी जाते हो तो उस मूवी की टिकट जब आप परचेज करते हो तो वहाँ पर आपकी अथॉरिटी 3 घंटे की होती है। उस 3 घंटे के दौरान अपने सीट पर रहो या ना रहो, डजंट मैटर, लेकिन उस 3 घंटे के बाद अगर आप दोबारा जाना चाहोगे तो आपको परमिशन नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरीके से वेरिएबल जो है प्रोग्राम का एक मोस्ट इसेंशियल पार्ट है, और इसका काम होता है यूज़र के द्वारा दिए गए वैल्यू को स्टोर करना। जैसे यहाँ पर मैंने सिंपल वेरिएबल्स के नेमिंग दिए हैं, जैसे स्मॉल है, कैपिटल नेम 1, एवरेज, हाइट, टोटल, ठीक है, काउंट, और इस तरीके से आप किसी नाम लेकर के प्रोग्राम को बना सकते हैं। जैसे पाई का ही मान लेना है तो हम लोग वहाँ पर लिखेंगे PI = 3.14159, या जो भी वैल्यू आपके पास आता है 22/7 का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप वेरिएबल का नाम ले सकते हो। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं डेटा टाइप इन C। जैसा कि जस्ट हम लोगों ने शुरू में बात किया था कि हमारे पास 2 तरीके के डेटा टाइप्स हैं, न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करने के लिए, उसके कॉन्सेप्ट में बढ़ाने के लिए वेरिएबल का जितना रोल है उतना ही रोल आपके डेटा टाइप्स का भी है, क्योंकि बिना डेटा टाइप्स को डिफाइन किए आप काम नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आपने पिछले एग्जांपल में देखा, मैंने हर एक वैल्यू के लिए मैंने एक इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, इस तरह के कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। जैसे कैरेक्टर के लिए CHER, इंटीजर के लिए INT, फ्लोट के लिए FLOAT,
तो ये सारा आपको यूज़ करना होता है, ये डेटा टाइप्स आपको यूज़ करना होता है और उसके आइडेंटिफिकेशन के बिना आपके वेरिएबल जो है वो अनडिफाइंड नेम में बदल जाएगा। मतलब वहाँ पर प्रोग्राम ये नहीं समझ पाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो इसलिए वेरिएबल का डेफिनेशन उसके डेटा टाइप्स के साथ होना ज़रूरी है। आपको पता है कि आपका जो सी लैंग्वेज है वो रिच इन डेटा टाइप्स है और लिमिटेड डेटा टाइप्स है। सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी अदर प्रोग्राम की तुलना में अगर आप देखेंगे तो ये सबसे बेहतरीन माना जाता है और मुझे लगता है कि इसीलिए अभी तक प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में सी का स्थान कोई नहीं ले पाया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैरेक्टर, इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल सभी का मैंने साइज और उसके द्वारा होल्ड किए गए वैल्यू को मैंने बताया है। जैसे फ्लोट में आप देखोगे आपका 4 बाइट का है, डबल 8 बाइट का है, लॉन्ग डबल 10 बाइट का है, यानी 80 बिट के वैल्यू को लेता है। उसी तरीके से जो आपके बेसिक डेटा टाइप्स हैं, डेराइव्ड डेटा टाइप्स में हमारे पास है अनसाइंड कैर, अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट एंड अनसाइंड लॉन्ग। इसमें क्या होगा कि आपका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अनसाइंड दे करके, मतलब अनसाइंड एक कीवर्ड है जिसके मदद से हम उसके नेचर को बदल रहे हैं। मतलब ये कि जैसे कैरेक्टर सिंपल कैरेक्टर ले रहे हैं तो उसमें नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। जबकि अगर हम अनसाइन लगा देते हैं तो उससे मतलब होता है कि हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेना चाहते हैं। तो उस स्थिति में उसका जो डेटा रेंज होगा वो अलग अलग हो जाएगा। जैसे कैरेक्टर के लिए 0 to 255 है और इस तरीके से आप सभी नंबर को देख लेंगे। तो चलिए हर एक डेटा टाइप का जो साइज है वह ऐसा क्यों है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम में देखते हैं। मैंने आपको साइज ऑफ एक कीवर्ड है, आप इसे ऑपरेटर भी कह सकते हो। इस ऑपरेटर के मदद से मैंने सभी डेटा टाइप्स का, मैंने कोई वेरिएबल नहीं दिया, सिर्फ डेटा टाइप का नाम यूज़ किया है और ये बताने की कोशिश करी कि वाकई में सभी का साइज क्या है। कैरेक्टर, इंट, फ्लोट, डबल एंड लॉन्ग डबल का मैंने एग्जांपल लिया है और आप देखो इसका आउटपुट क्या आता है। तो आप देखो यहाँ पर कैरेक्टर 1, इंटीजर 2, फ्लोट 4, डबल 8 एंड लॉन्ग डबल 10। मतलब ये कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मशीन आपको बता रहा है कि हर एक कैरेक्टर का जो इंटरनल साइज है वह कितने बाइट का है। 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट और 10 बाइट का है। तो इस तरीके से आप ये समझ चुके हो कि हर एक डेटा टाइप का अपना एक रेंज है, अपनी एक कैपेबिलिटी है और उसके वैल्यू को अगर आप याद करना चाहते हैं तो वीडियो रोक करके आप उसे पेपर पर नोट कर लोगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में जो मैंने अभी आपके साथ चर्चा करी है ये आपके जानकारी को बढ़ाएगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि हाउ टू यूज़ इट। तो अगले वीडियो में मैं आपके साथ डेटा टाइप्स, ऑपरेटर्स, इन सभी का इस्तेमाल करूँगा। तो इसी तरीके से साथ बने रहिए और नए नई चीज़ों को सीखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वीडियो को लाइक अब सब्सक्राइब करना ना भूलें।